वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, है ना। शुभ कामना करते हैं कि आप अच्छे हो। और हमारे जो चैप्टर चल रही है चैप्टर 15 12th बायोलॉजी, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये बीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और साथ ही साथ कंप्यूटर एग्जाम नीट आदि के लिए भी यूज़फुल है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं सीधा। अच्छा, पिछले वीडियो मैंने आपको क्या बताया था? जैव विविधता के संरक्षण, है ना। उसको अगर देखे नहीं होंगे तो आपको देख लीजिएगा कि जैव विविधता का जो संरक्षण है ना, उसके आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैव विविधता के संरक्षण की प्रक्रिया, है ना। इसको बोलेंगे संरक्षण की प्रक्रिया नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जैव विविधता के संरक्षण की प्रक्रिया, है ना, या जैव संरक्षण की प्रक्रिया, ठीक है ना, या विधियाँ कह सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैव संरक्षण क्या है, जैव विविधता का संरक्षण क्या है ना। तो उसके संरक्षण की विधियाँ इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैव संरक्षण की विधियाँ में सबसे पहला आता है आपका इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण, है ना। इन सीटू मतलब ना, इन मतलब अंदर, इसको हिंदी में भी बोलते हैं स्वस्थान संरक्षण, ठीक है ना। इन सीटू संरक्षण आएगा तो इंग्लिश में भी देगा और स्वस्थान संरक्षण भी दे सकता है, ठीक है ना। देखिए, इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण उसके मूल आवास में ही किया जाता है। मतलब कि कोई जंतु है या कोई पौधा है, वो जिस जगह पर पाया जाता है ना, उसी जगह पर ही उसका पालन पोषण वृद्धि आदि की जाती है। उसको अलग से ना किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर नहीं किया जा सकता। अगर दूसरे स्थान पर ले जाकर किया जाएगा, उसको हम लोग दूसरा एक्सो सीटू में चलेंगे, है ना। अभी तो हम लोग इन सीटू चल रहे हैं, है ना। इन सीटू मतलब उस भाई यही, जैसे कि एक जंगल है, जंगल में कोई बहुत सारे क्या है जानवर हैं, और जानवर है तो उस जानवर को अगर संरक्षण करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस जंगल से उठाकर उस जानवर को किसी अच्छी जगह में ले जाना पड़ेगा, है ना। तो वो हमारा इन सीटू नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अगर उसी जंगल को अच्छी तरह से सेफ करके, है ना, एकदम साफ सुथरा रख कर, या कहा जाए उसमें उस जंतु के लिए आवश्यक सामग्री रख कर उस जंतु का अगर संरक्षण किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू संरक्षण। उसी की जगह पर रख कर, ठीक है ना, उसको हमारी जगह में रख कर उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इन सीटू, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण उसके मूल आवास में ही किया जाता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कि संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल, जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल परिवेश में ही सुरक्षित किया जाता है, इन सीटू संरक्षण कहलाता है। संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें वन्य जीवों को उसके प्राकृतिक स्थल, जिसमें वन्य जीवों का उसके प्राकृतिक परिवेश में ही सुरक्षित किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लेना कि इसको मैं और सिंपल बता रहा हूँ कि संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें वन्य जीवों को, ठीक है ना, उनके प्राकृतिक स्थल में ही संरक्षित किया जाता है, ठीक है ना। बात समझ रही है कि संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल में ही संरक्षित किया जाता है, तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। इतना पूरा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल या परिवेश में ही संरक्षित किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इतना लिखना चाहते हैं तो इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। सीधी बात यह है कि संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें, ठीक है ना, संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल में ही संरक्षित किया जाता है, इन सीटू संरक्षण कहलाता है, ठीक है ना। अगर इसको नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से कि संरक्षण की वह प्रक्रिया, है ना, जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल परिवेश में ही संरक्षित किया जाता है, तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिया आपके लिए, है ना। ये वाला अच्छा लगे तो इसको लिखो, ये वाला अच्छा लगे तो इसको लिखो। तो संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल में ही संरक्षित किया जाता है, इन सीटू संरक्षण कहलाता है। यह लिखेंगे कि संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें, यहाँ पर जिसमें लिख दिया, ठीक है ना, दो बार नहीं, एक बार लिखना है। तो संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल परिवेश में ही सुरक्षित किया जाता है, इन सीटू संरक्षण कहलाता है, ठीक। इन सीटू संरक्षण के हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्राणी उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सीटू है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अभ्यारण्य ऐसे जगह है जहाँ पर जंगल में
जंगल है वहाँ पर ही उस पशु, उस पक्षी, सॉरी, पौधे आदि के संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान भी ऐसा ही स्थल है, मतलब वहाँ का जो वातावरण है वहाँ पूर्णतः रूप से, जैसे कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर शेर है, तो यहाँ पर शेर भालू जो भी रहता है ना, तो इस जगह को ही संरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है। इस जगह से उस जंतु को उठाकर दूसरी जगह नहीं ले जाता है, इस जगह को ही संरक्षित कर दिया जाता है और वहीं पर उसका संरक्षण किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इन सिटू संरक्षण या स्वस्थान संरक्षण। ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं एक्स सिटू संरक्षण में, है ना। अभी हम लोग अलग अलग जाएंगे। इन सिटू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, है ना, अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, प्राणी उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो इसके आधार पर अभी इन सिटू और एक्स सिटू बस क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करते हुए फिर से हम लोग आगे जाएंगे कि इन सिटू संरक्षण क्या है, एक्स सिटू संरक्षण क्या है, उसके अंतर्गत बहुत सारे और टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं एक्स सिटू संरक्षण, है ना। अभी मैं इस सब का डिटेल करूंगा अलग अलग सबका ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या करेंगे, तो बही स्थान संरक्षण, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जीवों एवं पेड़ पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक परिवेश से विस्थापित कर कृत्रिम रूप से कहता है। मतलब ये जो जगह है जहाँ पर वो पाया जाता है वहाँ से निकाल के उसको उनके घर से निकाल के भैया अपने वाले घर में रख के उसका संरक्षण किया जाता है। मतलब नॉर्मल मानव द्वारा निर्मित जो जगह है वहाँ पर उसका संरक्षण किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्स सिटू संरक्षण, है ना। इसमें आता है वनस्पतिक उद्यान आता है, बीज बैंक आता है, जीन बैंक आता है, कृषि अनुसंधान केंद्र आता है। ये सब क्या है, एक्स सिटू संरक्षण है। ठीक है। तो एक्स सिटू संरक्षण भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो एक्स सिटू संरक्षण के जस्ट बाद हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। जो इन सिटू संरक्षण है, अभ्यारण्य, प्राणी उद्यान, ये सब इन सिटू संरक्षण है। क्लियर है। चलो तो चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, देखिए ध्यान से, कि शासन द्वारा आरक्षित वे सभी, ठीक है, वे स्थल या स्थलीय क्षेत्र, है ना, शासन द्वारा आरक्षित वे स्थलीय क्षेत्र होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान शासन द्वारा आरक्षित वे स्थलीय क्षेत्र होते हैं जहाँ, है ना, जहाँ वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराया जाता है। इन क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, पशुचारण, लकड़ी संग्रह आदि की अनुमति नहीं होती है। मतलब यहाँ मानवीय क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो शासन द्वारा अधिकृत वे स्थान, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पॉइंट डालना और अलग से यहाँ पर और लिखना एक बार कि राष्ट्रीय उद्यान शासन द्वारा आरक्षित वे स्थलीय क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराया जाता है। इन क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, है ना, पशुचारण, लकड़ी संग्रह आदि की अनुमति नहीं होती है। ठीक है ना। ओके। तो इस तरह से आपको राष्ट्रीय उद्यान भी क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, और एक और चीज़ है यहाँ पर कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो येलोस्टोन पार्क, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क, जो अमेरिका में स्थापित किया गया था, है ना। और भारत में 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। और बहुत सारे नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे कि गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, गुजरात का, है ना, काजीरंगा है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, कान्हा किसली है ना। सब अलग अलग नेशनल पार्क है, उसके बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग चलते हैं अभ्यारण्य में। ठीक है। अभ्यारण्य क्या है, देखिए, चलिए। तो शासन द्वारा आरक्षित वे स्थलीय क्षेत्र जो वन्य प्राणियों के आश्रय स्थल होने के कारण निर्दिष्ट किए जाते हैं। यहाँ जानवरों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रतिबंध होता है ना। ठीक है ना। लेकिन यहाँ कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि इमारती लकड़ी संग्रह, वन उत्पादन संग्रह, जमीन व्यक्तिक स्वामित्व, कृषि उत्पादन प्राप्त करने की अनुमति नियमानुसार दी जाती है, नियम के अनुसार दी जाती है। मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि जो अभ्यारण्य है वहाँ पर ना कुछ
मानवीय क्रियाएं संभव है। मतलब इमारती लकड़ी का संग्रह करना, वनोत्पादन करना, व्यक्तिक स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि उसके जो जमीन है वहाँ पर वो खेती बाड़ी थोड़ा बहुत कर सकता है, ठीक है ना। कृषि उत्पादन प्राप्त करने की अनुमति नियम के अनुसार देती है ना। नियम के अनुसार मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह कर सकते हैं, कुछ जगह जहाँ पर नहीं करोगे, कहाँ कुछ जगह जहाँ पर कर सकते हो, ऐसा। तो ये क्या हो गया, अभ्यारण्य हो गया, ठीक है ना। अभ्यारण्य में हमारे पास बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, ठीक है। जैसे कि एक आध के देख लेते हैं। जल्दापारा अभ्यारण्य, जल्दापारा अभ्यारण्य, ठीक। ऐसे बहुत सारे अभ्यारण्य हैं। शिकारी देवी अभ्यारण्य, ये जल्दापारा है, पश्चिम बंगाल में है। शिकारी देवी है, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य है। मदुमलाई अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। मदुम नाम से तो आपको पता है, मदुराई तो तमिल का पहला नाम था, ठीक है ना, चेन्नई का, शायद, पता नहीं मुझे को, है ना, बाय वाला आदमी में, है ना। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अभ्यारण्य के बारे में भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पवित्र स्थल, है ना, कंजर्वेशन थ्रो स्केर्ड प्लेस। पवित्र स्थल क्या है? पवित्र स्थल तो हमारा एक ही है, मंदिर, है ना। तो पवित्र स्थल वे सुरक्षित स्थल होते हैं, पवित्र स्थल वे सुरक्षित स्थल होते हैं जहां मानवीय क्रिया या शिकार पर रोक होती है, ठीक है ना। अर्थात किसी भी तरह से वह स्थल मानवीय हानि से बचे रहते हैं, ऐसे स्थल के, है ना, बचे रहते हैं, इसको हम लोग पवित्र स्थल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पवित्र स्थल क्या है, आपका कुछ क्वेश्चन आए तो इस तरह से करिएगा, है ना, ठीक है। और कुछ पवित्र स्थल के नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि हैं, ठीक है ना। मतलब कहा जाए मतलब ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र को ही पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया है। मतलब कहा जाए हिमालयन क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, हिमालय प्रदेश कह सकते हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड क्षेत्र है, ठीक है ना, इस क्षेत्र को पवित्र स्थान कह सकते हैं। ये पवित्र स्थान का मतलब थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं से भी संबंधित है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत जगह आप लोग की में देखना कि देवी देवताओं का ऐसा स्थान जहाँ पर, है ना, मानवीय क्रिया शिकार पर रोक होती है, पवित्र स्थल कहलाते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं। लेकिन इतना ही लिख देना कि कंप्लीट हो जाएगा पवित्र स्थल, ठीक है। आगे आता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है देखिए, है ना, एकदम सिंपल है ये भी, कि जैवमंडल रिजर्व अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे पर्यावरणीय क्षेत्र होते हैं जहां पर पेड़ पौधे तथा वन्य जंतुओं का प्राकृतिक निवास हो, जो कि मनुष्यों की सक्रियता से कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र हो। मतलब कहा जाए ये जंगली ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है ना। मतलब उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है जैवमंडल रिजर्व अर्थात ये हिंदी में जैवमंडल रिजर्व अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे पर्यावरणीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे तथा वन्य जंतुओं का प्राकृतिक निवास हो, ठीक है ना, जो कि मनुष्यों की सक्रियता से कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र हो, है ना। प्रभावित होने वाला नहीं ना, कम से कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र हो। यह मानव द्वारा रूपांतरित तथा अवनति प्राप्त पारिस्थितिक तंत्रों एवं उनके वन्य जीवन को सुरक्षित रखा जाता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यह बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ हो गया कंप्लीट बायोस्फीयर रिजर्व और इन सीटू संरक्षण, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्स सीटू में चलते हैं। एक्स सीटू में देख लेते हैं। वनस्पतिक उद्यान है, जंतु उद्यान है, वनस्पतिक उद्यान भी है, जंतु उद्यान भी होता है ना। जंतु चिड़ियाघर वगैरह, जंतु उद्यान, वनस्पतिक उद्यान, ये सब, ठीक है। तो चलते सीधा हम लोग एक्स सीटू संरक्षण में, है ना। चलिए तो पहला हम लोग चलते हैं वनस्पतिक उद्यान में। वनस्पतिक उद्यान मतलब वनस्पति का संग्रह स्थल, एकदम सिंपल छोटा परिभाषा है कि वनस्पतिक उद्यान वे विशिष्ट स्थान होते हैं जहां पर विशिष्ट प्रकार के पौधे अपने पारिस्थितिक परिवेश से लाकर, मतलब उसके पारिस्थितिक परिवेश से लाना है ना, और खुद उसका संरक्षण करना है। तो जहां पर वनस्पतिक उद्यान वे विशिष्ट स्थान होते हैं जहां पर विशिष्ट प्रकार के पौधे अपने पारिस्थितिक परिवेश से बाहर या पारिस्थितिक परिवेश से लाकर कृत्रिम रूप से प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप स्थिति प्रदान कर प्राकृतिक जीवित अवस्था में रखे जाते हैं। अब प्राकृतिक जीवित को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
यहाँ तक हटा दीजिएगा। प्राकृतिक जीवित अवस्था में सुरक्षित, अब जीवित रखेंगे क्या, मृत में थोड़ी रखेंगे। तो वानस्पतिक उद्यान वे विशिष्ट स्थान होते हैं जहाँ पर विशिष्ट प्रकार के पौधे अपने पारिस्थितिक परिवेश से लाकर कृत्रिम रूप से प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप स्थिति प्रदान कर सुरक्षित रखे जाते हैं। मतलब कहा जाए कि जो वानस्पतिक उद्यान है ना, वानस्पतिक उद्यान में बाहर से किसी पौधे को लाया जाता है, उसके एक कृत्रिम स्थान से लाया जाता है, प्राकृतिक स्थान से लाया जाता है और कृत्रिम रूप से रखा जाता है, लेकिन ना उसको कृत्रिम वातावरण की तरह वातावरण प्रदान करना भी है। देखिए, किसी चीज़ को लाते हैं यहाँ पर, है ना, ये पौधे को लेकर लाए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर ये उसका प्राकृतिक स्थल था, ये आपका कृत्रिम स्थल है। तो यहाँ लाएंगे ना तो इस स्थल में कृत्रिम जरूर है, लेकिन यहाँ पर उसको प्राकृतिक वातावरण की तरह ही कुछ सुविधाएं या कुछ आवश्यकताएं देना पड़ेगा। ओके, तो वनस्पतिक उद्यान में विशिष्ट स्थान होते हैं जहाँ पर विशिष्ट प्रकार के पौधे अपने पारिस्थितिक परिवेश से लाकर कृत्रिम रूप से प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप स्थिति प्रदान कर सुरक्षित रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, जंतु उद्यान वही सेम लगभग है ना, कि वह सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान जहाँ पर अनेक वन्य प्राणियों को एक साथ जीवित अवस्था में सुरक्षित तौर पर प्रदर्शनी हेतु रखा जाता है, जंतु उद्यान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आता है बीज बैंक। बीज बैंक क्या है? तो एक ही स्थल पर कम तापमान पर अनेक दुर्लभ तथा लुप्तप्राय पौधे की बीजों को संचयित कर संग्रहित करना बीज बैंक कहलाता है। ठीक है, तो एक ही स्थल पर कम तापमान पर, बहुत ही कम तापमान पर, अधिकतर देखे जाए तो आप देखना कि 10 डिग्री सेल्सियस से -10 से -20 डिग्री सेल्सियस, है ना, -10 से -20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहा जाए एकदम बर्फ वाले स्थान पर, ठीक है ना, अधिकतर अगर बीज को रख दिया जाए, है ना, तो काफ़ी समय तक वो जीवित रह सकता है, जो बीज है वो, है ना। तो एक ही स्थान पर कम तापमान पर अनेक दुर्लभ तथा लुप्तप्राय पौधे की बीजों को संचयित कर संग्रहित करना बीज बैंक कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? बीज बैंक, है ना। अब और आगे लिखना थोड़ा सा यहाँ पर कि यह प्रक्रिया उन बीजों के लिए ठीक है, यह प्रक्रिया उन बीजों के लिए ठीक है जो कम तापमान पर जीवित रहते हैं, यहाँ तक लिखना है पूरा। ठीक है, बीज बैंक, है ना। अब आगे पॉइंट डालना है आपको फील्ड जीन बैंक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ से पॉइंट डालते हैं, पॉइंट यहाँ से होगा, यहाँ शुरू होगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये इसी का है, बीज बैंक का है, कि यह प्रक्रिया उन बीजों के लिए ठीक है जो कम तापमान पर जीवित रहते हैं। ठीक, आगे आता है फील्ड जीन बैंक। फील्ड जीन बैंक यह कहता है कि ऐसे बीज जिनकी जीवन क्षमता कम तापमान पर तथा कम ऑक्सीजन में समाप्त हो जाती है। अब कम तापमान पर तो ये वाला जीन बैंक वाला काम करते हैं ना, लेकिन जो कम ताप पर समाप्त होती है उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए अब होता है फील्ड जीन बैंक। तो ऐसे बीज जिनकी जीवन क्षमता कम तापमान तथा कम ऑक्सीजन में समाप्त हो जाती है उन्हें उद्यानों में लगाकर सुरक्षित किया जाता है, यह प्रक्रिया फील्ड जीन बैंक कहलाती है। ठीक है, ये फील्ड जीन बैंक है ना। आगे हम चलते हैं क्रायो संरक्षण। क्रायो संरक्षण क्या है? एकदम सिंपल सी बात है कि ऊतक संवर्धन द्वारा लुप्त प्राय दुर्लभ तथा, है ना, यहाँ पर हमारे पास क्रायो संरक्षण भयातुर जातियों, मतलब ये भयातुर मतलब क्या होता है? भयातुर, है ना, मतलब जो कहा जाए पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, परागण नहीं कर सकता है, मतलब कहा जाए जो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती हमको, है ना। तो क्या होता है कि जब परागण नहीं होता है तो हम लोग निषेचन दो प्रकार के होते हैं, जनन दो प्रकार के होते हैं, एक तो लैंगिक होता है, एक तो अलैंगिक होता है। लैंगिक में दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अलैंगिक में केवल एक में ही। मतलब क्या होता है, जो क्रायो संरक्षण है, ऊतक संवर्धन माध्यम है, वो एक ही व्यक्ति में संपन्न हो जाती है। उस पौधे का कोई पुष्प फूल वगैरह को निकाल लेते हैं और उसको एक संरक्षण माध्यम में संरक्षण करते जाते हैं, संरक्षण करते करते जाते एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऊतक संवर्धन। ठीक है ना, ऊतक संवर्धन पहला अध्याय में आप लोग पढ़े होंगे। तो ऊतक संवर्धन द्वारा भी लुप्त प्राय दुर्लभ तथा भयातुर जातियों को सुरक्षित किया जा सकता है। यह विधि विशेषकर उन पौधे के लिए लाभकारी है जिसमें बीज नहीं बनते। यही बताया ना मैंने कि अगर बीज नहीं बन रहा है तो किसी भी उसके कोशिका का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे गुलाब को हम लोग बीज से थोड़ी बोते हैं, उसके पौधे उसके डाली से बोते हैं, है ना, बोना तो हिंदी शब्द है ना। ओके, तो ऊतक संवर्धन द्वारा भी लुप्त प्राय दुर्लभ तथा भयातुर जातियों को सुरक्षित किया जा सकता है। यह विधि विशेषकर उन पौधे के लिए लाभकारी है जिसमें बीज नहीं बनते हैं, जैसे कि गन्ना, केला आदि। ठीक है ना, ऊतक संवर्धन द्वारा पौधे के क्लोन को 196 लगभग लोग है ना, फिक्स नहीं है,
ठीक है ना, 196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करके लंबे समय तक रखा जाता है। यह प्रक्रिया ही क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न तापीय परीक्षण कहलाती है। इसको भी थोड़ा टॉपिक के रूप में लिख लेना, क्रायो संरक्षण का। ठीक है, इस तरह से ये अपना एक्स-62 संरक्षण भी लगभग कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, अब हम थोड़ा से जनरल नॉलेज में चलते हैं। आगे आता है, अपने पास कुछ पॉइंट होगा, बुक में देख लीजिएगा आप लोग कि संरक्षण हेतु संलग्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो कि इसके लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए आगे आती है ना। संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एजेंसियाँ बहुत सारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ भी है और राष्ट्रीय एजेंसियाँ भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ में अर्थ स्कैन वगैरह को देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधा पर्यावरण संबंधी कानून तथा नीतियाँ, है ना। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन आता है ना, कि पर्यावरण संबंधी कानून तथा नीतियाँ हम देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया था। ये कानून वन के विनाश को रोकने के लिए बनाया था। इसके डिटेल आप लोग पुस्तक वगैरह में देख लेना, कहीं भी सर्च कर लेना, वन संरक्षण अधिनियम। दूसरा आता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दिया गया था इसको, है ना। इसका सन ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति, ये बहुत सारे राष्ट्रीय वन नीति घोषणा लगभग ना 2002 में की थी, है ना। मतलब कहा जाए एकदम फिक्स नहीं है इसका, आप लोग सर्च कर ले नेट में। ओके, आगे लास्ट पॉइंट आता है आपका रामसागर साइट। रामसागर साइट, है ना। तो रामसागर अभिसमय अभिसमय या अधिनियम, है ना। रामसागर अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों से संबंधित एक, है ना, अधिनियम या संधि है, रामसागर साइट। ठीक है, इसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इस तरह से आपका ये 15 अध्याय भी कंप्लीट हो गया, है ना। ओके।